नमस्कार देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है गपशप विद मैडी के चौथे एपिसोड में। आज मैं आप सभी की मुलाकात एक ऐसे उम्दा कलाकार से कराने वाला हूं जिनकी आवाज़ के सभी मुरीद हैं, फैन हैं, जिन्हें मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ कहा जाता है। जब आप आंखें बंद करके उनकी आवाज़ को सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रफ़ी साहब ही गा रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए मैं उन हरफल मौला कलाकार से आपकी मुलाकात करवाता हूं। ये हैं आर.के. स्नेही साहब। आइए इनसे बातें करते हैं। जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज में। सर, आपकी आवाज़ पहचान की मोहताज नहीं है। अगर आप गुनगुना भी दें तो बिहार में सभी जानेंगे इस बात को कि आर.के. स्नेही सर की आवाज़ है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज आप एक बड़ा नाम है, आपकी ख्याति है, लेकिन आपने शुरुआत कहाँ से की? संगीत की तालीम कहाँ से ली? और आपके जीवन के बहुत सारे ऐसे संघर्ष रहे होंगे जिससे आप डूबते उतराते यहाँ तक पहुँच के आए। तो मैं वो तमाम बातें आपसे सुनना चाहूँगा सर। जी, मेरी शुरुआत बचपन में हमारे एक चाचा जी थे, महेंद्र प्रसाद। वो गुनगुनाया करते थे रफ़ी साहब के गीतों को। तो मैं उनको देख करके उनसे इंस्पायर्ड हुआ, और फिर उसके बाद मोहन रफ़ी साहब को गाते सुना। हम लोग बचपन में उनका प्रोग्राम जाते थे सुनने के लिए। हमारे मोहल्ले के बगल में ही हुआ था उनका प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम हम लोग देखने के लिए गए थे। तो उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। रफ़ी साहब के गीतों को, बहुत बेहतरीन गायक हैं वो, और मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। फिर हमारे चाचा जी महेंद्र प्रसाद जी हम मुझे रविदा के पास ले गए। उनसे तालीम लेने के बाद फिर आर.एन. स्वामी जी का भी कार्यक्रम हम लोग करते थे। वो भी बताया करते थे, संगीत के बारे में जानकारी देते थे। और सबसे पहला कार्यक्रम मुझे याद आ रहा है, एक जीडीएस ऑर्केस्ट्रा खुला था जी। आशीष गांगुली, बबलू दास और एक कोई शर्मा हमारे फ्रेंड थे। यानी कि जीडीएस का मतलब गांगुली, दास और शर्मा। तो पहली बार हम कार्यक्रम करने के लिए गए थे। तो वो हमारा पहला कार्यक्रम था, मोतिहारी में रिसेप्शन का कार्यक्रम था। तो वो पहला मेरा कार्यक्रम था। बहुत ही अच्छा अनुभव भी रहा हमको। हमारे अमिताभ भैया जो हमारे सीनियर हैं, वो उस कार्यक्रम में हमसे मिले थे सबसे पहली बार। ललित श्रीवास्तव जी, तो उस समय एकॉर्डियन चला करता था। वो एकॉर्डियन पे थे। विनोद भैया जी जो थे, वो ड्रम प्लेयर, बहुत बढ़िया ड्रम प्लेयर थे, बहुत अच्छे ड्रम प्लेयर थे। वो लोग थे उसमें, म्यूज़िक में अच्छे म्यूजिशियन थे वो लोग। तो वो हमारा पहला कार्यक्रम था। उसमें एक घटना भी हुई थी। घटना क्या, उसको मतलब संजोग कहा जाए कि एक गीत उस समय चला हुआ था। उस गीत की फरमाइश थी कि इस गीत को गाना है जब हम जवां होंगे। तो उस गीत को गाना है। तो एक सिंगर थी शीला पाटकर, वो दिल्ली से आई हुई थी। तो दिल्ली से आई हुई थी, तो उसको लोग बताते हुए जा रहे थे रास्ते में। लता जी का एक आलाप है उसमें, जब हम जवां होंगे में, वो इस तरह से हो हो। तो इस तरह का लता जी का आलाप है। फिर शब्बीर साहब का गीत है ये, शब्बीर कुमार जी का और लता जी का। तो उनसे हो नहीं रहा था गीत। वो सब लोग बता रहे थे उनको कि ऐसे कीजिए वैसे। तो मैंने कहा कि मैं दीदी मैं बताऊँ आपको, क्योंकि वो मुझे पहले ही बोल चुकी थी कि ये तो छोटा है सिंगर। तो अमिताभ भैया ने कहा था कि ये सिंगर छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, उम्र से क्या होता है,
आप इनकी गायकी सुनिएगा वहाँ। तो जब मैं उनको बताने लगा कि बहुत आहिस्ता से बोलिए, ओ, तो उनकी समझ में आ गया। बोले कि बेटा मेरे पास बैठो, मेरे पास बैठो। सीट पे, अपनी सीट के बगल में बैठाया उन्होंने ये। और फिर मैंने कहा कि ओ, हम कहे इसको दीदी, इसको रिपीट करते हुए थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, आपका गाना हो जाएगा। तो उन्होंने गाया वो गाना और बहुत आशीर्वाद दिया मुझे। फिर उसके बाद वो दिल्ली चली गई, फिर मुझसे मिली नहीं, लेकिन उनका गाना आज तक हमको याद है। वो मेरा पहला कार्यक्रम था। और उसके बाद तो फिर हम लोग आर के अरुण जी, डब्बू भैया जी के ग्रुप में गाया हमने, अरुण जी के ग्रुप में गाया, बाबला दा के ग्रुप में 10 बरस के लगभग गाया। वैसे ही चलते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब कोई कलाकार किसी विशेष विधा में जब अपना ज्ञान प्राप्त करता है तो किसी ख़ास चीज़ में अपनी वो विशेषज्ञता हासिल करता है, जैसे कि वो संगीत सीखता है तो वो किसी ख़ास चीज़ को चुनता है और उसी को वो बढ़ाता है, उसी का विस्तार करता है। तो आपने संगीत की तालीम कहाँ से ली? और ये जो संगीत की तालीम ली तो आपने रफ़ी साहब को ही क्यों चुना? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि रविदास से वो हमारे चाचा जी ले गए थे उनके पास, उनसे तालीम ली, आर एन स्वामी जी से तालीम ली। और जैसा कि मैंने बताया कि मोहन रफ़ी साहब को सुन करके मुझे लगा कि मैं भी रफ़ी साहब का गाना गाऊं। और रफ़ी साहब तो अपने आप में एक कॉलेज समझिए उनको, उनको एक कॉलेज समझिए रफ़ी साहब को। तो उनके गीतों को मैं शुरू से ही उनको पसंद करता हूँ, उनके गीतों को गाता हूँ। और ऐसे तो अब ट्रेड बदल गया है और लोगों के भी गीत गाने पड़ते हैं, तो सभी गायक तो महान ही हैं। वो मुकेश जी हो, मन्ना डे साहब हो, किशोर साहब हो, या कुमार शानू साहब हो, या उदित नारायण जी हो, या जो भी हो, सभी लोग अपनी अपनी विधा में संपूर्ण हैं। सभी गायक बहुत अच्छे हैं। और आजकल का ट्रेंड ये हो गया कि सभी का, लेकिन मैं शुरुआत रफ़ी साहब से ही करता हूँ। फिर जो लोग फरमाइश करते हैं मैं सभी गीत गाता हूँ। सर एक ज़माना था जब रफ़ी साहब की यादें, किशोर की यादें नाम से कार्यक्रम हुआ करते थे, लेकिन अब कार्यक्रम का स्वरूप बदल गया है। नृत्य बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन नृत्य को जिस तरीके से परोसा या दिखाया जा रहा है आज के ज़माने में, उसने संगीत के स्वरूप को बिगाड़ दिया है। ख़ास करके भोजपुरी के जो रिकॉर्डिंग गाने होते हैं, वो बहुत अलग तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं। उसकी लिखावट और उसको पेश करने का तरीका बहुत ही मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द की कमी हो रही है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरीके से अमर्यादित मुझे लगता है। आप इसको कैसे देखते हैं? तब के भोजपुरी गीत जो आपके ज़माने में गाए जाते थे, वो काफ़ी अच्छे थे और अब के भोजपुरी गीत, आप इसमें कैसे अंतर देखते हैं? जहाँ तक भोजपुरी गीतों की बात है, तो ये कुछ लोगों ने कुछ गीत गा करके, अश्लील गीतों को गा करके अश्लीलता फैलाई है। नहीं तो बहुत से लोग अभी भी गाते हैं, जैसे हमारे भरत शर्मा जी हैं, पवन सिंह जी हैं, और लोग भी अच्छे अच्छे गायक हैं, अच्छे अच्छे गीत गा रहे हैं। और रही पहले, पहले तो रफ़ी साहब ने भी बहुत भोजपुरी गाया है और बहुत ही अच्छे अच्छे। एक दो लाइन में सुनाता हूँ उनकी। एक गीत हमने सुना था उनका, चनवा के ताके चकोर, चनवा के ताके चकोर, है गोरी हम तोहके निहारे। आशा जी कहती हैं, ऐसे न देखा चित चोर, है राजा कैसे मनवा संभारे, चनवा के ताके चकोर।
तो ये भी रोमांटिक गीत है। जैसे शादी ब्याह के उनके गीत बहुत बढ़िया बढ़िया है। जैसे एक गीत है उनका भोजपुरी गीत, बहुत ही सुंदर गीत। जल्दी जल्दी चला रे कहारा, सूरज डूबे रे नदिया। जल्दी जल्दी चला रे कहारा, सूरज डूबे रे नदिया। लचकत डोलिया सजावे, गोरी के छुई मुई देहिया। लचकत डोलिया डोलावे, गोरी के छुई मुई देहिया। जल्दी जल्दी चल रे कहारा, सूरज डूबे रे नदिया। तो रफ़ी साहब ने भी गाया है, किशोर साहब ने भी गाया है, मन्ना डे साहब ने भी गाया है लाली लाली होठवा पे, तलत महमूद साहब ने गाया है लाली लाली होठवा पे, बहुत लोगों ने गाया है। तो जैसे जैसे युग बदलता है वैसे वैसे संगीत का प्रचलन भी बदलता है। लोगों की पसंद नापसंद को लोग देखते हुए म्यूजिक डायरेक्टर अपनी अपनी ट्यून बनाते हैं, लेकिन उसमें अश्लीलता को घुसेड़ा गया है जबरदस्ती। अश्लीलता को घुसेड़ा गया है, नहीं तो गीत तो अभी भी बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं भोजपुरी के। एक मैंने भी गाया है, वो अभी मार्च में आएगा वो गीत। आवा बबुआ आवा दिखलाए बिहार, कितना महान बाट धरती हमार। हो कितना महान बाट धरती हमार, बिहार बिहार अपन बिहार। और ये तो मुखड़ा एक अंतरा गाता हूँ मैं इसकी। इहे में चंपारण बाटे जहाँ गांधी अइलन, सत्य अहिंसा के दियरा जलैलन। वही दियरा से हो, वही दियरा से भइल किता हमार। कितना महान बाट धरती हमार, हो कितना महान बाट धरती हमार। बिहार बिहार अपन बिहार, इस टाइप का गीत है। वो मार्च में आएगा, वो शूटिंग बिहार दिवस के ऊपर। और एक दो फिल्मों में भी गाया है हमने। और एक मेरी ज़िंदगी में एक बहुत मेरे लिए बहुत ही अच्छा संयोग हुआ वो कि मेरी आवाज़ में वो रिकॉर्ड हुआ था। फिर उसके आलोक झा ने किया था। जिया तानी हम तहरे आस में एक फिल्म आई थी, तो फिर वो अजीज साहब से गवाया गया वो गीत। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। किसी को लगता है कि अरे मेरा गाना गाया हुआ और दूसरे से गा, और मुझे लगा कि नहीं, गुरुदेव जी ने गाया है ये गाना। उस गाने की लाइन थी, मुझे याद आ रहा है। जिया तानी हम तहरे आस में, जिया तानी हम तहरे आस में। बसल बाड़ू जिंदगी के, बसल बाड़ू जिंदगी के, तू ही सांस में, तू ही सांस में। जियता ने हम तहरे आस में। ये फिर अजीत साहब से रिकॉर्ड करवाया गया था ये गीत। मुझे बहुत खुशी हुई। चलिए, मेरा गाया हुआ गाना अजीत साहब से गवाया गया। हालांकि मेरी जगह कोई और रहता तो उसको दुख होता है, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा और बहुत ही खुशी मिली। आप आदमी इन चीज़ों से इंस्पायर्ड। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपने भी देखा होगा कि पुराने ज़माने के जो गाने होते थे उसमें एक अलग सा सुकून, एक तसल्ली है। तो आज के ज़माने में आपको कोई ऐसा गाना लगता है जिसमें आप वही सुकून, वही तसल्ली पाते हो? आपको ऐसा लगता हो कि पुराने ज़माने वाली बात इस नए ज़माने के गाने में है? कि युग के साथ साथ सब कुछ बदलता है। संगीत में भी बदलाव आया है, म्यूज़िक में भी बदलाव आया है। अभी के म्यूज़िक डायरेक्टर और गायक बहुत गुणी हैं, लेकिन अभी
जो म्यूजिक बन रहा है वो कंप्यूटर के द्वारा बन रहा है। पहले लोग कई कई दिन तक रिहर्सल करते थे म्यूजिशियन के साथ, तो उसमें सभी की आत्मा प्रवेश कर जाती थी उन गीतों में। जो आज के युग में सब सब हम लोग सुन रहे हैं पुराने गीतों को, सभी लोगों की आत्मा ही प्रवेश कर जाती थी उसमें, उस गीत में। कोई भी गीत हो, पुराना गीत कोई भी उठा के। और आज के युग में क्या हो रहा है कि जैसे म्यूजिक, बहुत गुणी लोग हैं, बहुत गुणी लोग जो आज के म्यूजिक डायरेक्टर हैं या गायक हैं, बहुत ही अच्छी भली भांति म्यूजिक का ज्ञान रखते हैं, लेकिन युग के अनुसार बदलाव हुआ तो वो प्रभाव पैदा नहीं हो पाता है। बहुत गीत है, बहुत ही अच्छे अच्छे गीत हैं, अभी भी जो लोग गा रहे हैं बहुत अच्छा गा रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब जैसे एक गीत है, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। सर, आपने कहा कि ज़माने के साथ साथ संगीत में चीज़ें बदलती रहती हैं, तो एक बहुत बड़ा बदलाव अभी संगीत में ये आया है। आपने देखा होगा आजकल के युवा संगीत कम सीखते हैं और सभी कैरियोके सिंगिंग, जो कि एक नया ज़रिया, एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसके ज़रिए युवा बहुत रुचि लेते हैं उसमें और गाने अपने परफॉर्म करते हैं। तो आप इसको कहाँ तक सही मानते हैं कि बगैर सीखे गानों को परफॉर्म करना मंच पर और कैरियोके के ज़रिए फ्यूचर देखना, ये आपको सही लगता है? क्रोके सिंगिंग कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बढ़िया चीज़ है, अच्छी टेक्नोलॉजी है। क्योंकि मैं भी क्रोके पर गाता हूँ, और लेकिन उसमें लोग डूब करके गाए, अच्छी तरह के तरीके से उनको उस चीज़ को गाएं तो वो और अच्छा होगा। ऐसे तो सभी लोग बढ़िया गाते हैं, अच्छा गाते हैं सभी लोग, लेकिन उसको और अच्छा करने की कोशिश करें। म्यूजिशियन के साथ थोड़ा अच्छा लगता है कि पीछे म्यूजिशियन है, थोड़ा गाने में बढ़िया लगता है। और क्रोके में अपना सिंगल खड़ा होकर के गा रहे हैं। हाँ, वो म्यूजिशियन के साथ एक लगता है कि हाँ भाई कोई गायकी हो रही है, कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे तो सभी लोग मतलब गा ही रहे, क्रोके पर हम भी गाते हैं, उसमें क्या किया एक जाता है। सूनापन लगता है मंच पर। हाँ, मंच पर थोड़ा सूनापन लगता है। सर, आपके जैसे उम्दा फनकार सामने हो तो आपकी प्यारी सी आवाज़ सुनने का दिल किसका नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ कि आपकी पसंद का कोई ऐसा गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में गाया हुआ जो आपको बहुत अजीज़ है, बहुत अच्छा लगता है, हम वो गाना सुनना चाहेंगे आपसे, मैं भी और मेरे दर्शक भी। हमारे हरेंद्र भैया बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजर भी थे, हरेंद्र भारती जी, और बहुत ही अच्छे सिंगर भी थे। वो एक गाना रफ़ी साहब का हमसे सुना करते थे, बहुत ही बेहतरीन गाना है रफ़ी साहब के गीतों में, डुएट गीत है वो रफ़ी जी का, रफ़ी साहब का और लता जी का। वो गाना है, इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने के आसमान पर तारे हैं बेशुमार, इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, तेरे सिवा किसी को न लाया निगाह में, लाखों हसीन आए जवानी की राह में, सदियों से कर रहा था तुम्हारा है इंतजार, इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने के इस ज़मीन पर ज़र्रे हैं बेशुमार, इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार। वाह, क्या बात है सर, आपकी आवाज़ में आज भी वही दमखम है जो ज़माने पहले हुआ करती थी, और क्या गाते हैं आप।
थैंक यू सो मच, आपने आज के इस सीरीज को हिट कर दिया। सभी दर्शकों को नमस्कार। और ये मेडी जो कर रहा है बहुत ही अच्छा कर रहा है। इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें। सभी कलाकारों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। सभी की जीवन में क्या क्या गुजरा है वो बातें सबके सामने लाई जा रही हैं। तो प्यारे दर्शकों, ये थे हमारे बहुत ही जाने माने और प्रसिद्ध कलाकार श्री आर के स्नेही जी, जिन्हें बिहार में रफ़ी की आवाज़ के नाम से जाना जाता है। मैं आशा करता हूँ कि इनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम आपको अपने 5वें एपिसोड में फिर से मिलाएंगे किसी उम्दा कलाकार के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।